कि ईच हाउस को ऑफ द चार्ट को हील करना है। वो चार्ट को हील करना है तो प्रोसेस सेम है ना। आपने अपने चार्ट को या जिसकी भी हीलिंग करनी है उसके चार्ट को देखा। चार्ट को देखने हम्म। के बाद उसको स्कैन करा। स्कैन करने के बाद जो हर अब इस चार्ट के अंदर तो नवग्रह ही हैं। तो हम्म। नवग्रह के जो मंत्र हैं उसकी एनर्जी लिफ्ट करी और उस चार्ट में डाली और उस चार्ट को हम्म। दोबारा देखा। हाँ। स्कैन करा तो ये वाला हाँ। पार्ट हो गया। अब हाँ। हर बार आपको स्कैन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एनर्जी लिफ्ट करेंगी और अपने चार्ट को डालेंगी। जी। सो आई एम हीलिंग माई चार्ट। तो जब हम्म। आप इस स्टेप को इस तरीके से करेंगे हम्म। तो वो घर में चार लोग हैं तो चार लोगों के चार हॉरोस्कोप को चार बार हील करना है। चार फिर बार जो एक मैंने बोला था वो ये बोला था। हाँ, वो ठीक है, लेकिन वो जो तीन लोग उनका चार्ट ठीक नहीं है, मतलब टाइमिंग वगैरह वो कुछ इधर उधर है सबका। तो अभी तो हम मेरे सिर्फ अलावा जो किसी बात कर कैसे। रहे हैं वो चार्ट की हाँ। बात कर रहे हैं। जहां पर हम्म। चार्ट एक्यूरेट है वहां पर ही हम इस हम्म। चीज के हिसाब से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अदरवाइज तो हाँ। आप किसी भी इंडिविजुअल को, अब जैसे हम्म। आपके फैमिली में चार जने हैं तो चार हम्म। जनों की फोटो सामने रखिए और मंत्र की एनर्जी उठाकर उन चारों में डाल दीजिए। हाँ, ये आप बोले थे जो स्ट्रीम का एनर्जी एक फोटो रखना है घर के सामने और उसमें डालना है। उसमें डाल दें तो उस हाँ। सिचुएशन में आप एक मंत्र से उसको हील कर रहे हैं। नवग्रह हम्म। में स्पेसिफिकली हम नवग्रह के हिसाब से हील कर रहे हैं। तो ये नवग्रह के मंत्र भी फोटो में दे सकते हैं? हाँ नहीं, चार्ट वो पे। तो उसमें भी नहीं, चार्ट भी तो उसी का होगा जिसकी फोटो होगी। हाँ। जी। चार्ट भी तो उसी का होगा। ये तो मतलब चार्ट की हीलिंग तो मैंने इसलिए बोली बिकॉज हमारा जो हम्म। डिवाइन कनेक्शन है उसमें किसी जी। का भी कोई रीजन नहीं है कि वो हाँ। हमारा कुछ खराब करे। अब होता हम्म। क्या है देखिए, किसी ने हमारे जो पूरी अप्रोच मैकेनिज्म जो है उसको खराब कर दिया। जी। अब जैसे फॉर हाँ। एग्जांपल कोई जना पूछे कि जी। कृष्ण जी की मदर जो है हम्म। उनको कोई इमेजिन करे। हम्म। ठीक है जी। तो हम्म। वो आप बोलो कि नहीं वो तो भगवान थे, हम्म। उसमें उनकी मदर का कोई रोल प्ले ही नहीं है। जी। आप बोलो कि जी वो तो भगवान थे, उनके जी। टीचर जो थे संदीपनी ऋषि उनका कोई रोल प्ले नहीं है। हम्म। हम्म। कि भगवान आए, भगवान ने अपना काम करा और भगवान आगे बढ़ गए। हाँ। इसी तरह से आप उसको लेकर चलेंगे ना पूरे प्रोसेस को। जी। हाँ। और वो कैसे भगवान थे जो पैदा भी हो गए और मर भी गए। जी। भगवान का मतलब कि भाई जो ना हाँ। पैदा हो ना मरे, हाँ। परपीचुअल उसके तौर पर हो। अगर कोई पैदा हुआ तो आप हम्म। उसमें क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि उनके अंदर जो आत्मा तत्व जो था हम्म। वो बहुत विलक्षण था। अब क्योंकि वो बहुत विलक्षण आत्मा तत्व था तो जी। उन्होंने अपनी मदर जो चूज करी थी उन्होंने एक एक्सट्रीम बिहेवियर पैटर्न जनरेट करा। जो उन्होंने सेकंड मदर चूज करी यशोदा माँ, तो जी। उनका एक बड़ा फिनोमिनल प्रोसेस था। हम्म। भाई वहां पर क्या था, बलराम और कृष्ण ये दो जी। बच्चे थे। अच्छा। हाँ। इनको एक एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा दूध घी मक्खन मिला। जी। यही दोनों एक्सेप्शनल योद्धा बने। बाकी योद्धा इसी टाइम फ्रेम के अंदर डेवलप हुए, बाकी कहीं कोई युद्ध का डिस्क्रिप्शन नहीं था। ये जो हम्म। 12 वर्ष का युद्ध के तौर पे जो बोला कि कृष्ण जब कंस के दरबार में गए तो 12 वर्ष की आयु में गए। जी। अब 12 वर्ष के व्यक्ति को जब आप तैयार करेंगे तो हम्म। 12 वर्ष पूरे तैयार करने में लगाए आपने। उनको दूध खिलाया, दूध घी हम्म। मक्खन हर चीज खिलाई लगातार। साथ के जो लोग थे बच्चे जितने भी थे वो एक दूसरे के साथ में एक्सरसाइज कर रहे थे। पर योद्धा केवल यही दो बने। बाकी हाँ। जनों का जो योद्धा वाला एस्पेक्ट था वो उतना हम्म। इवॉल्व नहीं था जितना इन दो जनों का था। कि ये जी। इतने दोनों केपेबल थे कि ये दोनों हम्म। पूरा कौन सा जरासंध की 2 करोड़ के करीब की सेना के साथ में इन्होंने युद्ध करा। हाँ।
ठीक है, तो आप हम्म जब एक वॉरियर को ग्रूम करते हैं तो हम्म उसको अपब्रिंगिंग क्या मिलती है और हम्म उसकी सीड क्या है, दोनों चीजें मैटर करेंगी ना। हाँ जी। वो दोनों ही चीजें मैटर करेंगी ना, उसके तौर पे ये हाँ, तो आप नहीं कह सकते। और कृष्ण का तो चलो आपने कह रहे हो कि भाई वो तो भगवान थे। कंस किसके अवतार थे? कंस की भी तो कोई ना कोई मदर होगी जिसने इतना हम्म फिनोमिनल स्ट्रेंथ के तौर पे डेवलप करा। हम्म कंस के हम्म भी कोई ना कोई टीचर होगा हम्म, जिसने उतनी पावर और उतनी अप्रोच हाँ, के हिसाब से उसको वो बताया। तो हर वॉरियर का कोई ना कोई टीचर होगा, कोई ना कोई उसका मदर होगी। मदर, हाँ तो जो अपब्रिंगिंग एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी, अब वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी राइट डायरेक्शन में जाए या रॉन्ग डायरेक्शन में हाँ जाए, हाँ, एंड ऑफ द डे उसकी मदर और उसका जो टीचर है वही दो उसके लिए पनिशेबल होते हैं, या जी रिवॉर्ड भी उन्हीं दो के हिसाब से मिलता है। जी। तो कृष्ण के पैदा होने के बाद किसी ने उनको भगवान कह दिया। हम्म राम के पैदा होने के बाद किसी ने राम को भगवान कह दिया। जी जी। राम भगवान के तौर पर उनकी आत्मा को आप कह सकते हो, उस शरीर को नहीं कह सकते। हम्म अदरवाइज मदर का रोल प्ले ही खत्म हो जाता है, टीचर का हम्म रोल प्ले ही खत्म हो जाता है। अगर टीचर हम्म, का रोल प्ले ही अब नहीं होगा, हाँ भाई आप सोचो ना, ये लोग कोई ब्राह्मण तो थे नहीं, हाँ बाई कास्ट यादव थे। हाँ तो आप किसी यादव को इतना इंटेलेक्चुअल, इतनी हाई मोरालिटी का कैसे बना सकते हो? बाकी पूरी कम्युनिटी थोड़ी उतनी हाई मोरालिटी, हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की थी। नहीं, तो इसका मतलब है वहां पर एक एक्सेप्शनल टीचर और एक एक्सेप्शनल मदर का रोल प्ले था, जी। जिसने हम्म ये ऑब्जर्व करा कि जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी जाति काम नहीं कर पा रही थी, तब उसने यदुवंश के तौर पर जो है उस प्रक्रिया को जागृत करा। आई थिंक वो हम्म, यदुवंश था या वृष्णि वंश था, वो मतलब एक, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट उसमें क्या पार्ट था, बट एक जी एक्सेप्शनल कैरेक्टर को क्रिएट करा गया। जी। ये मेरा मतलब है कहने का। हम्म हमारे यहाँ पूरा जितना भी टेक्स्ट है हम्म उसमें किसी ने गुरु की और टीचर की महिमा को काफी डिटीरियोरेट कर दिया, उसको भगवान कहकर। हम्म, जी। अवतार आप कह सकते हो, भगवान कहने पर जो है मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है। अवतार में और भगवान में फर्क होता है। क्या फर्क है? वो थियोरेटिकल पार्ट है, वो क्लास में कवर कर लेंगे कल, जी अवतार और भगवान के तौर पे। मैंने जी। आपको बुक और भेजी थी, हिंदू धर्म कोश। नो, नो, आप बोले थे रिमाइंड करने के लिए। एक दो, सेकंड। जो पीडीएफ। ये भी थोड़ी देर में आपके पास में पहुंच जाएगा, मैंने डाउनलोडिंग पे लगा दिया है। तो जी माय ऑब्जेक्टिव इज, हम, जी एक तो ये मैंने आपको जो डिक्शनरी वाला डिटेल शेयर करा है हिंदू धर्म कोश, तो आप इसको देखेंगे तो
इसमें अवतार क्या होता है, भगवान क्या होता है, वो हाँ, टर्म्स दे रखी हैं और उनका डिक्शनरी मीनिंग दे रखा है। तो एज पर द डिक्शनरी मीनिंग यू कैन आइडेंटिफाई कि क्या क्या चीजें जो है उसमें आती है। मेन जी। जो हमारा सिलेबस है उसमें, हम्म। एक तो मैं, ये मैंने व्हाट्सएप पे शेयर करा आपको। ये 16 एलिमेंट्स हैं, हम्म। इसको हमारे को एट लेंथ डिस्कस करना चाहिए एज अ जी। थ्योरी टू द सिलेबस। हम्म। जी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम कल करेंगे। बेसिकली एक हमारे को डिस्कशन ये करना चाहिए कि जी। मतलब पर्टिकुलरली एक पार्ट तो हो गया कि मैंने कैसे मंत्र चिकित्सा में एंट्री ली। जी। सो मेरी सरकमस्टांसेस उस बात के लिए रोल प्ले करती है, मेरा इंटेलिजेंस इस बात के लिए वो कनेक्ट करता है, मेरी सरकमस्टांसेस, इंटेलिजेंस, मेरी गाइडेंस जो मुझे मिली, हम्म। जी। वो सारी की सारी चीजें इस बात के लिए इंडिकेटिव है भाई। फॉर हम्म। एग्जाम्पल मैं शुक्लाओं के घर में पैदा हुआ हूँ, तो एक जी। एक्सेप्शनल एट्रीब्यूट हो गया। मेरे फादर खुद एजुकेशन बैकग्राउंड से थे, वो सेकंड हम्म। पार्ट हो गया। मेरे जो टीचर्स जो थे वो हम्म। एक्सेप्शनल हो गया। फिर जो हम्म। मेरे गुरुजी थे वो एक्सेप्शनल हो गया। तो ऐसे करके एक बहुत एक्सेप्शनल एनवायरनमेंट मिला, जी। यस। वो हर एक को नहीं मिल सकता। तो मैं जी। ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत फॉर्चुनेट व्यक्ति हूँ, बिकॉज मेरे घर का एक एनवायरनमेंट था, पेरेंट्स का हम्म। एनवायरनमेंट था, जिसकी वजह से मेरी क्वेश्चनिंग और सारे एस्पेक्ट्स में उसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट था, जी। जिसको कि मैंने यूटिलाइज करा जी। विद द फुलेस्ट पार्ट। मेरे हम्म। पास जब जब जॉब नहीं थी तो मेरे को ये रिसर्च ही मजेदार लग रही थी, मैं रिसर्च करने बैठ गया। अदरवाइज ये भी हो सकता था, अरे तेरे पास जॉब नहीं है, तेरे को फियर होना चाहिए। हाँ। ये भाई किसी के पास अगर जॉब नहीं है एंड ही इज हाँ। सोल अर्निंग मेंबर, तो वो उस हम्म। बात का फियर तो आ ही सकता है ना। तो वो जी। फियर ना आना, तो हम्म। वो बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे रहे मेरी लाइफ के हिसाब से विच वर एक्सेप्शनल इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग टू दिस सब्जेक्ट। अब ये चीज सबके साथ नहीं हो सकती, बट नहीं। सबको नेचुरल क्यूरियोसिटी हो सकती है कि ये हाँ। सब्जेक्ट क्या है। क्या है? फिर तीन चीजें होती हैं, एक होता है ऑब्जर्वेशन, एक होता है अंडरस्टैंडिंग और एक एप्लीकेशन। जी। अब मैंने स्पिरिचुअलिटी को समझा, मतलब ऑब्जर्व करा, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी, और फिर हीलिंग उसका जो है एक मैंने डोमेन ऑफ एप्लीकेशन बनाया। हम्म। जी। ठीक है। हम्म। अब लेट्स हम्म। सपोज आपने जो है जब आपने कनेक्ट करा तो आपको ये यूज केस मतलब उसकी एप्लीकेशन समझ में आई। हाँ, जी। ये पर्टिकुलर चीज जो है, ये हेल्थ इशू या फाइनेंशियल इशू, ऐसे करके सबके ड्राइविंग फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं ना। तो जी। किसको कौन सा ड्राइविंग फैक्टर इस सब्जेक्ट पे खींच कर लेकर आएगा, वो जी। एक मेजर एस्पेक्ट होगा। जी। बट अगर जी। मैं स्ट्रक्चर पे जाऊं तो मैं स्ट्रक्चर भी तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ना। हम्म। भाई आप जी। कोई सब्जेक्ट पढ़ने जाते हो, आपने अरे बीटेक करा, हाँ। बीटेक में आपने एक सिलेबस डिफाइन करा ना कि जी। ये मेरी परिधि है, मैं इससे हम्म। ज्यादा भी पढ़ सकती हूँ, बीटेक की बजाय एमटेक का भी पॉइंट डिफाइन कर हाँ। सकती हूँ, एमटेक हम्म। की बजाय पीएचडी भी डिफाइन कर सकती हूँ इसी सब्जेक्ट के हिसाब से। हम्म। एमबीबीएस, एमडी, डीएम, ऐसे करके देर आर मल्टीपल कोर्सेज। तो अगर मैं जी। मंत्र चिकित्सा को डिफाइन करूं तो मेरा मंत्र चिकित्सा का एज इक्विवेलेंट टू अ एमबीबीएस कितने टॉपिक्स बैठेंगे, कितना हम्म। सिलेबस बैठेगा, एज जी। इक्विवेलेंट टू अ हाँ। एमडी डॉक्टर कितना बैठेगा, एज हम्म। इक्विवेलेंट टू अ डीएम कितना बैठेगा। तो मुझे वो हम्म। सिलेबस को भी तो आइडेंटिफाई करना चाहिए ना। जी। अब जब मैं किसी को कोई दवाई देता हूं तो मुझे दवाई की केमिस्ट्री समझ में आनी चाहिए। भाई दवाई में हम्म। तीन चीजें हो सकती है, एक फिजिक्स हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, बायोलॉजी हो सकती है। हम्म। तो मुझे वो तीनों एस्पेक्ट्स को देखना है। बट मंत्र में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता नहीं। मंत्र की जी। ऊर्जा डालने के बाद किसी व्यक्ति की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चेंज होती है। हाँ। जी। तो वो जो एस्पेक्ट है कि अब जैसे मान लीजिए मैंने सिलेबस डिफाइन करा और उसमें एक सब्जेक्ट हो गया फार्माकोलॉजी,
तो हम्म, फार्माकोलॉजी होता है कि आपने कौन सी दवाई और उस दवाई के संबंधित क्या क्या एस्पेक्ट्स है उनको समझा। जी, ठीक है, उसको फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो जी, आपको कौन सा ड्रग दिया जाएगा, उस ड्रग की कितनी हम्म, मात्रा दी जाएगी, उसकी साइकिल्स, उसके डूज एंड डोंट्स वो है। पर मैं जब हम्म, दवाई दे ही नहीं रहा तो मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम्म, तो जब आप एमबीबीएस का सिलेबस सामने रखेंगे तो आप टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट टू अ एमबीबीएस डॉक्टर आपको क्या क्या हम्म, पढ़ने आना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ड्रिप चढ़ानी है, तो वेन कहाँ होती है, वेन में जो है वो इंजेक्शन कहाँ लगता है, हम्म, वो सारी चीजें होंगी। बट आपको ड्रिप चढ़ानी ही नहीं, तो वो वाले चैप्टर को आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम्म, नॉलेज से एक पढ़ सकते हैं बट उसकी आवश्यकता नहीं है। जी, अब जैसे हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट हो गया एंडोक्रिनोलॉजी। हम्म, एंडोक्रिनोलॉजी कहता है कि किसी भी व्यक्ति का प्लांट, डायबिटीज हार्मोन से कनेक्टेड है, तो एक हार्मोन की डिस्टरबेंस जो है उससे एक बीमारी पर्टिकुलर होती है। बट हम्म, अगर मैं सब्जेक्ट को एंडोक्रिनोलॉजी की बजाय न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी कह देता हूँ, वो ब्रेन में कैसे करना, हाँ, वो ब्रेन के न्यूरो, हिसाब से हो गया। हाँ, हाँ, ब्रेन में थॉट्स होते हैं, थॉट हाँ, से सारा प्रोसेस क्रिएट होता है। तो जब मैंने एनर्जी उठाकर किसी भी व्यक्ति के ब्रेन के पार्ट को टारगेट करके डाली, तो जी, उसके अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप पता चल गई। हम्म, जी, तो कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टर बना है, तो जैसे मैंने जब वो डीएम नेफ्रोलॉजी को पढ़ रहा था, तो जब मैंने हम्म, उसका सिलेबस पढ़ा, तो डीएम नेफ्रोलॉजी में 30% सिलेबस जो था वो किडनी से संबंधित था, और 70% सिलेबस जो था वो क्या कहते हैं इसको, जिसकी डायलिसिस, हम्म, 70% सिलेबस डायलिसिस पे कनेक्टेड था। अब आपको हम्म, डायलिसिस करना ही नहीं, हाँ, तो किडनी से रिलेटेड जितना भी हम्म, पार्ट है, थ्योरी, हाँ, उससे हाँ, रिलेटेड वो, हाँ, डिजीज का हम्म, डायग्नोसिस, वो आपका सिलेबस होना चाहिए। हम्म, जी, और फिर किडनी का न्यूरो के लेवल पे क्या कनेक्शन है, हम्म, ब्रेन वो हाँ, आपका उसके तौर पे आपका उसमें मतलब आपके सिलेबस को वो चीज बोले। तो जब हम्म, आप इस तरीके से पूरे सिलेबस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, जी, जो कुछ भी एक एमबीबीएस एमडी डीएम किसी भी सब्जेक्ट के तौर पे जो भी कोई व्यक्ति एक सिलेबस को पढ़ता है, तो आपका सिलेबस पूरा छन कर सामने आ गया। हम्म, आपको शारीरिक ज्ञान पढ़ना है, औषधि हाँ, विज्ञान की जरूरत नहीं है। जी, नहीं, तो ऐसे करके जब आप पढ़ेंगे तो आपका पढ़ने का तरीका बहुत कंप्लीट होगा, कंपेयर टू एनी अप्रोच। फिर ये हम्म, एक अप्रोच हो गई जो जो कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी कहते हैं, इसको लिख लीजिए। मतलब हाँ, जो सिलेबस है उसमें क्रीम रोल जो है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का हो गया। जी, अब सेम प्रोसेस उसी बीमारी का होम्योपैथी में क्या है, पर बॉडी हम्म, पार्ट और उसकी फंक्शनिंग तो सेम रहेगी ना, वो तो चेंज नहीं होगी। जी, होम्योपैथी में अप्रोच चेंज हो सकती है, हम्म, कि होम्योपैथी बीमारी को किस तरह से एड्रेस कर सकता है, वो प्रोसेस चेंज हो सकता है ना। जी, तो वो कैसे एड्रेस करता है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो आपकी उसमें थोड़ा मुझे लेस इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब शायद इतना पढ़ाई उसमें कभी पढ़ाई नहीं किया इसलिए शायद। बात पढ़ाने पढ़ने और उसकी नहीं है ना, वो तो बहुत सिंपल है। मैं आपको एक बार समझाना शुरू करूंगा तो आप कहोगे कि ये इतना सिंपल है, मुझे इसका पता ही नहीं था। आयुर्वेदिक पढ़ाई मतलब इंटरेस्ट भी आता है और पढ़ाई भी थोड़ी बहुत की है हाँ, बहुत। होम्योपैथी जो है वो मतलब आयुर्वेद और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे होम्योपैथी में बड़ा मजा आता है, उसका रीजन सिर्फ ये है, होम्योपैथी जी, एज ए मेडिसिन प्रोसेस वेस्ट में भी निग्लेक्टेड थी। उन्होंने मेहनत कर करके उसको मतलब होम्योपैथिक डॉक्टर जो था ना पहले, अभी तो आजकल आधे से ज्यादा गधे टाइप के लोग हैं, अदरवाइज एक टाइम था कि जो होम्योपैथी का डॉक्टर जो था ना, वो पूरा 1-2 घंटा लेता था एक व्यक्ति की सारी बीमारी, उसके सारे प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने में, फिर एक वो दवाई आइडेंटिफाई करता था।
तो उसका जो डायग्नोस्टिक्स था वो बहुत बढ़िया था। हम्म। तो जब मैंने वो पूरा का पूरा प्रोसेस देखा तो मुझे समझ में आया कि भाई होम्योपैथी में इतना लंबा डायग्नोसिस इसलिए करा जाता है क्योंकि वो एक दवाई एक बीमारी के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं। उस एक दवाई को देते ही सामने वाला व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो हम्म। जब मैंने ये वाला एस्पेक्ट देखा तो मैं आयुर्वेद में एक दवाई है योगेंद्र रस, उसके बारे में पढ़ रहा था। उसमें 15-20 दवाइयां मिलाई जाती हैं और उसको योगेंद्र का है, उसका नाम ही योगेंद्र है। योगेंद्र का मतलब क्या होता है? योग प्लस इंद्र। योग। हम्म। जितने भी आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशंस हैं उन सारे कॉम्बिनेशन का राजा, हम्म। उसको योगेंद्र कह दिया। तो जब उसको योगेंद्र कहा तो मैंने कहा इसका मतलब कॉम्बिनेशन जो है वो तो मायने रखते हैं। तो जब हम्म। मुझे कॉम्बिनेशन के ऊपर काम करना है तो एक दवाई हो या कॉम्बिनेशन हो, हाउ डज इट मैटर टू द पेशेंट? जी। हाउ। तो मुझे हाँ। समझ में आया कि किसी ने पूरे होम्योपैथिक प्रोसेस को डरा दिया कि अगर ओवर मेडिकेशन हो गया और कोई गलती से मर गया तो होम्योपैथी वाले को तो फांसी पे लटका देंगे। हम्म। तब मुझे समझ में आया कि होम्योपैथी में जो डोमेन है वो किस तरह से काम करती है और कैसे कैसे काम करती है। तो होम्योपैथी बहुत इंटरेस्टिंग है, आयुर्वेद बहुत इंटरेस्टिंग है। पर हम्म। आपको, अब जैसे आयुर्वेद में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो आप जब उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आयुर्वेद में ये बीमारी के लिए कौन सी दवाई दी जाती है। अब आपको दवाई देनी तो है ही नहीं, हम्म। कोई भी भस्म कैसे बनती हो आपको उससे क्या मतलब। जी। जी। मेरे को दवाई देनी ही नहीं, मेरे को तो सिर्फ ये समझना है कि आयुर्वेद चिकित्सा किस आधार पे करता है। आधार पता होना बहुत जरूरी है। होम्योपैथी हम्म। चिकित्सा किस आधार पे करता है, एलोपैथिक चिकित्सा किस आधार पे करता है, मंत्र चिकित्सा किस आधार पर होती है। जब आप हम्म। उस आधार को जान लेते हैं तो चिकित्सा चुटकियों में हो जाती है। बट अगर आधार नहीं पता होगा तो मेरा जो कहने का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितना ज्यादा आप सिलेबस से रिलेटेड प्रोसेस को हम्म। आइडेंटिफाई करके स्टैंडर्डाइज करेंगे उतना आपकी डोमेन को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। और बड़ा सिंपल है, आपको जब भी सिलेबस देखना है आप हमेशा एम्स का सिलेबस देखिए क्योंकि हिंदुस्तान में एम्स से बढ़िया किसी का सिलेबस नहीं है। जी। तो एम से एमबीबीएस करना, एम से एमडी करना, एम से डीएम करना, एम्स एक स्टैंडर्ड हो गया हिंदुस्तान में। एम्स एक स्टैंडर्ड है, जी। जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी के डॉक्टर्स हैं वो एम्स से निकलते हम्म। हैं। हम्म। अब एम्स एलोपैथी के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, पर क्या एम्स होम्योपैथी आयुर्वेद इस तरीके की भी डोमेन्स में कोई सपोर्ट देता है? जीरो। तो जब मैंने ये प्रोसेस देखा, मतलब एक टाइम था कि हिंदुस्तान में ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है उसको आयुर्वेद का डॉक्टर देता था सर्पगंधावटी, एलोपैथी का डॉक्टर देता था सरपेंटॉल। बाद में सरपेंटॉल यूएस ने बैन कर दिया था तो इंडिया में भी जो है वो बैन के तौर पे आ गया था। और होम्योपैथी में सरपेंटीना राउल्फिना, तो तीन दवाइयां, तीनों दवाइयां ब्लड प्रेशर से संबंधित, तीनों की रासायनिक प्रक्रिया, और तीनों में सरपेंट कॉमन था। जी। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या थी कि जो व्यक्ति आयुर्वेद की दवाई खाता था यानी कि सर्पगंधावटी, जो व्यक्ति हम्म। होम्योपैथी की दवाई खाता था सरपेंटीना राउल्फिना, हम्म। वो जब दवाई लगातार खाने के बाद बंद करते थे तो उनकी दवाई जो है विड्रॉल सिम्टम नहीं देती थी। हम्म। मैंने बीमारी के लिए दवाई हाँ। खाई और मेरी हाँ। बीमारी ठीक होती जा रही थी। हाँ। लेकिन एलोपैथी की दवाई जो थी उसको बंद करते ही एकदम से बीमारी के सिम्टम बढ़ते थे। हम्म। तो अगर किसी व्यक्ति को दवाई बंद करते ही उसके बंद करने के सिम्टम्स आते हैं
जी। तो इसका मतलब कि वो जो दवाई खा रहा है वो कैसी दवाई खा रहा है। हाँ। ये तो ड्रग्स के जैसा हो गया ना, कि मेरे को हम्म। नशा करने की आदत हो गई है, मैं नशा कर रहा हूँ, और जैसे ही वो मेरा नशा जो है बंद होता है, मैं फट से जो है पागलों की तरह हरकतें करना शुरू कर देता हूँ। सो दैट हम्म। हेवायर बिहेवियर पैटर्न अकर्स ऑलवेज व्हेन देयर इज ए एलोपैथिक मेडिसिन इन केस। और अब तो न्यूरो मेडिसिन आ गई है। सो न्यूरो हम्म। मेडिसिन में तो ये वाला पैटर्न और ज्यादा है। ठीक है ना। तो जब आप न्यूरो मेडिसिन के तौर पे पढ़ेंगे तो वो तो सिर्फ पर्टिकुलर ब्रेन के एक पार्ट पे ही जाके काम कर रहा है। सो व्हाट आई हम्म। रियलाइज कि मेरे को जब कभी पढ़ाई करनी है तो मुझे न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी के ऊपर बात करनी है। हम्म। तो मैं जब जी। न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी पर बात करूंगा तो मेरा फंडामेंटल डोमेन क्यों डिस्टर्ब हो रहा है उसका पूरा स्ट्रक्चर मेरे सामने आ जाएगा। इसलिए मैंने एक न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी को टारगेट करके न्यूरो एनाटॉमी की आपके साथ एक बुक शेयर कर दी। जी। हम्म। ठीक है। वो तो वो बुक जो है एक बेंचमार्क हो गई। तो जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में उसमें क्या क्या चीजें आ रही है उतनी चीजें हमारे स्कोप में आती हैं। हम्म। जी। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, आप जब इस पूरे प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं तो हम्म। स्टैंडर्ड्स ही मेंटेन होने चाहिए 1 साल तक। जी। तो जितनी डॉक्टर को नॉलेज हो सकती है या नहीं, हम्म। उसमें बहुत बड़ा फर्क है। हाँ। मैंने एम से डिग्री ली है, मैंने हम्म। रोज 200 पेशेंट देखे हैं ओपीडी में जाकर। मेरी एक कैपेबिलिटी है। ये एक पक्ष हो गया। जो जी। दूसरा पक्ष है वो ये है, मैं काबिल डॉक्टर हूं या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हमारे देश के अंदर 50% से ज्यादा, 50% नहीं, 80% डॉक्टर हम्म। तो कैपिटेशन वाले कॉलेज के हैं। हम्म। हमारी गवर्नमेंट जो मतलब हम्म। टोटल जो बच्चे जो एमबीबीएस कर रहे हैं, हम्म। तो जी। अगर हम बोलें कि तकरीबन 1 लाख हैं, तो एक हम्म। लाख में 20 एक हजार ही सरकारी सीट्स है। हम्म। अब जो 20 हजार सरकारी सीट हैं उसमें भी 50% रिजर्वेशन है। जी। तो हम्म। 1 लाख में से आपको मैक्सिमम 10 हजार बच्चे डॉक्टर बनते हुए मिलते हैं। हम्म। अब बाकी जितने भी लोग हैं वो या तो कैपिटेशन वाले हैं या फिर हम्म। शेड्यूल क्लास शेड्यूल ट्राइब है। हम्म। जी। तो जब आप अपनी डिग्री को सामने रखकर बात करें तो आपको पता चलता है कि पूरे सेटअप में, अच्छा, जो सरकारी अस्पताल है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हम्म। ऐसा थोड़ी है कि सरकारी नहीं। सरकारी अस्पताल में हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो जी। आप ये कैसे बेंचमार्क बना सकते हैं कि जो एलोपैथिक डॉक्टर है वो कंप्लीटली नॉलेजेबल है। मैं अभी किसी को हरिद्वार में मिला था तो ऐसी कोई बात चली, तो मैंने कहा मैं मंत्र चिकित्सा करता हूँ। वो कोई आईएएस थे तो उनसे बात हुई। बोले मैं मंत्र चिकित्सा, मैंने मतलब मेरा परिचय किसी ने कराया उनसे कि ये हमारे जानकार हैं और ये मंत्र चिकित्सा करते हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं मंत्र चिकित्सा। बोला आपका मंत्र चिकित्सा कौन कौन सी बीमारियों में काम करती है। मैंने कहा आप बीमारी छोड़ो, आप बोलो कैंसर पे कितने पेशेंट, आप बताओ कि मैं उतने पेशेंट कैंसर के आपको जो है उनकी स्थिति में परिवर्तन ला कर दिखाता हूँ। तो उनकी बेटी मेरे से बात करने आई तो वो बोली कि तो कैंसर आप कैसे ठीक करते हैं। मैंने कहा पहले तो मुझे आप बताओ कि आपका अपना खुद का डोमेन क्या है, आपको खुद कितना कैंसर समझ में आता है। हम्म। तो मैंने पूछा उससे कि मैंने कहा आप मुझे ये बताइए कि कैंसर होता क्यों है, लीव असाइड एवरीथिंग। हम्म। और वो एमडी डॉक्टर थी, वो कोई ये नहीं था कि कोई छोटा मोटा के तौर पर है। जी। तो उसके पास आंसर नहीं था, तो उसने मुझे छूटते ही क्या बोला कि मैं तो स्किन की डोमेन में, डर्मा की डोमेन में हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और मेरे पास तो कैंसर के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। मैंने कहा मैडम मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है, आपको कैंसर खुद कितना समझ में आता है। बोले आप बताइए। मैंने कहा जी लिम्फेटिक सिस्टम की डिस्टरबेंस से होता है। अब उसको खुद लिम्फेटिक सिस्टम पता हो तभी तो वो बताएगी या बात करेगी या बहस होगी। तो हम्म। जब डॉक्टर को खुद अपना सब्जेक्ट नहीं पता
वो किसी और को क्या बताएगा और क्या करेगा? मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? आपको जी। इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपको जो है किसी को ट्रीट करना है। आपको हाँ। इसलिए पढ़ना है क्योंकि कल को जो व्यक्ति आपसे कॉम्पीट करने खड़ा होगा वो डॉक्टर होगा, और उसने अपना सब्जेक्ट भी ढंग से पढ़ा नहीं होगा। तो जिसने खुद नहीं पता कि ये किताब में क्या लिखा हुआ है, उस व्यक्ति के साथ में जब आप बहस करेंगे तो उस सिचुएशन में आपका खुद का सब्जेक्ट को समझना कंपलसरी है। जी। क्योंकि मार्केट में जो भी कोई व्यक्ति आपको चैलेंज करेगा वो व्यक्ति होगा जिसको सब्जेक्ट ही नहीं पता होगा। इसलिए मैं बार बार पूरे प्रोसेस में डिस्क्लेमर नहीं डालता। हम्म। मैं कभी ये नहीं कहता कि जी मंत्र जी, मैं कहता हूं जी मैं दवाई देता ही नहीं। बोले जी चलो एक बार मिल लेते हैं, मैंने कहा मैं मिलता ही नहीं किसी को भी। आपको अगर अपना इलाज कराना है तो मेरे साथ व्हाट्सएप वीडियो कॉल या जूम कॉल पर आ जाइए। जूम कॉल इसलिए क्योंकि आपको जो है अपना इलाज करवाना है, तो वो एक रिकॉर्डेड सेशन है। और अगर व्हाट्सएप कॉल है तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। मैं पेशेंट से मिलता ही नहीं। अब ये नियम बना दिया मैंने। हम्म। आप जी। कहते हैं कि मैंने आपकी नाड़ी पकड़ी, मैं ऑथराइज्ड ही नहीं हूं तो मैं नाड़ी के पकड़ूंगा? जी। आप कहते हैं मैंने स्टेथोस्कोप लगाया, मैं हम्म। ऑथराइज्ड ही नहीं हूं तो ऑथराइज। मैं क्यों स्टेथोस्कोप लगाऊंगा किसी भी पेशेंट के? जी। आप कहते हैं इन्होंने मुझे ये वाली दवाई दी, जब मैं ऑथराइज्ड ही नहीं हूं तो मैं जी। क्यों दवाई दूंगा किसी को भी? तो मैंने हम्म। कहा मैं क्यों एक चीज की परेशानी मोल लूं, मैं वर्चुअली ही इंटरेक्ट करूंगा, टेली मार्केटिंग ही होगी। हम्म। मुझे अगर आपसे बात करनी है तो मेरा पूरा इंटरेक्शन बिल्कुल नीट एंड क्लीन सिंपल होगा। मेरे प्रेस्क्रिप्शन मैं बना रहा हूं, मुझे आपको प्रेस्क्रिप्शन नहीं देना है, मुझे आपको सिर्फ हील करना है। आपने बताना है कि आफ्टर हीलिंग एंड बिफोर हीलिंग आपको क्या फर्क आया। हम्म। लेकिन ये तय कौन करेगा कि मैंने आपकी हीलिंग करी और वो सक्सेसफुल हुई? लैब टेस्ट। तो मेरे पास अगर कोई कैंसर का पेशेंट आया, तो मैंने अभी आपको शेयर करा था ना टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हाँ। है, हाँ। उसका ऑब्जेक्टिव ये था। आप मेरे पर क्यों विश्वास करें? आवश्यक ही नहीं है। आप अपनी लैब टेस्ट की रिपोर्ट का विश्वास करिए। हम्म। जी। अगर आप मुझ पे विश्वास करेंगे तो आपको परेशानी होगी। आप हम्म। अपनी लैब टेस्ट को, आप शुगर चेक कराते हो? बोले हाँ जी। बोले शुगर की हम्म। रिपोर्ट में क्या आया? बोले जी मेरी शुगर तो उतनी की उतनी है, दवाई बंद कर रखी है चालू है? बोले जी दवाई तो रेगुलर खा रहे हैं। तो आपकी शुगर कम क्यों नहीं हो रही? तो कौन सी चीज कम हो रही है, कौन सी ज्यादा हो रही है, इसके लिए आप मेरे कहने से मत जाइए कि बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। नो, नथिंग डूइंग। आपकी मेडिकल रिपोर्ट, आपका अल्ट्रासाउंड, आपका जो भी टेस्ट है जो नेगेटिव हाँ। हो सकता है, अब ये हम्म। आपका बुद्धि विवेक है कि आप इस बात को इवेलुएट करें कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सही है या गलत है। वो भी मेरा काम नहीं है। क्योंकि रिपोर्ट का, दिल्ली गवर्नमेंट का बकायदा नोटिस अखबारों में पब्लिश हुआ कि जितने भी मेजर पैथोलॉजी लैब्स हैं उनके डिजिटल सिग्नेचर बाजार में फ्री फ्लोट कर रहे हैं। आज आपने किसी भी जगह एक मेडिकल टेस्ट कराने गए तो वो मेडिकल टेस्ट जो है वो 2,000 5,000 रुपए का है। आपने वो मेडिकल टेस्ट कराया, टेस्ट में आपको एक कागज ही तो मिलता है। हम्म। इस बात की क्या गारंटी है कि उसने पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके वो रिपोर्ट जनरेट करी है? और मेरे पास HbA1c के 3 केस आए, जिसमें से एक मैक्स हॉस्पिटल था दिल्ली का हम्म। और 2 बाकी हॉस्पिटल थे। 1 महीने के डिफरेंस पे एक व्यक्ति का HbA1c, जी। एक जगह रिपोर्ट थी 8.5, एक जगह 9.5 और एक जगह 5.5। 1 महीने के अंदर 3 जगह ब्लड टेस्ट हुए, तीनों जगह में ये वेरिएशन था। अब आप बताइए, पर ये मेरा काम नहीं है। हम्म। मैं आपको सिम्टोमेटिकली ये बता सकता हूं कि ये बीमारी है, आपको ये परेशानी आ रही होगी। अगर ये परेशानी आ रही है,
इसका मतलब कि आपके शुगर और बाकी चीजों की डिस्टरबेंस है। मैं स्कैन करूंगा तो आपकी ऑरा को स्कैन करूंगा। जब मैं आपकी ऑरा को स्कैन करूंगा तो पेनक्रियाज के आसपास की जो ऑरा होगी वो डार्क होगी हम्म। एक अनहेल्दी बॉडी के अंदर। हम्म। आपके कौन से पॉइंट के तौर पे वो सारे हमारे शरीर के अंदर कौन सा, हाथ के अंदर कौन से बॉडी पार्ट आते हैं, क्या कौन सा चक्र आता है, मैं आपको ये चीजें बता सकता हूं। बट हम्म। दैट डजंट मीन कि मैं आपकी रिपोर्ट और आपके मेडिकेशन में हम्म। इंटरफेयर करूं। पर अगर मैं हीलर हूं तो मुझे प्रोसीजर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको हम्म। जानकारी नहीं है तो देन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द अप्रोच। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो आपको हीलिंग भी करनी, जैसे मेरे और आरती के बीच का काम डिफाइंड है। आरती का हम्म। काम है सिर्फ हीलिंग करना, मेरा काम है सिर्फ रिसर्च करना। आप आरती को बोलोगे मुझे समझाओ ये आपने कैसे हीलिंग करी, तो वो आपको नहीं समझा पाएगी। या कोई भी एक ऐसी कहानी सुना देगी जो उसको भी शायद ढंग से कभी समझ में नहीं आई हो। पर वो हीलिंग ऐसी करेगी कि उसके बाद हर चीज, चाहे वो लैब की रिपोर्ट हो चाहे कोई भी एस्पेक्ट हो, 100 जने टेस्ट करने बैठे, वो चीज में उसकी कोई काट नहीं है। पर थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर में हो सकता है उसको 90% भी ना पता हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब हम्म। आप वो काम कर रहे हो तो हम्म। आपको ये पूरा का पूरा पार्ट खुद सीखकर दोनों प्रैक्टिस साइमल्टेनियस करनी पड़ेंगी। आपको थ्योरी को भी समझना पड़ेगा और हीलिंग की प्रैक्टिस को भी कॉन्टिन्यूस करना पड़ेगा टू बिकम अ एक्सेप्शनल हीलर। जी। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। बिकॉज इधर तो क्या होता है कि मैं और आरती साथ साथ रहते हैं, साथ साथ चलते हाँ। हैं, तो हर चीज हम हाँ। दोनों साथ साथ करते हैं। तो जी। इसलिए कोई भी ऐसा सिचुएशन होता ही नहीं है कि हम बोले कि हम दोनों साथ साथ नहीं है। हम्म। जी। फर्क कब आता है कि जब वही सिचुएशन में जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उस प्रोटोकॉल के टाइम पर हम दोनों साथ साथ ना हो। पर हम्म। आप जब ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप अकेले हैं। हाँ। आइडियली आप अपने साथ में एक ग्रुप बना लें सो दैट कि जिससे कि आपको डिस्कशन करने में, बात करने में, वो सारी की सारी चीजों में थोड़ा एक कंफर्ट हो जाए। वो चाहे फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड्स हो, हम्म। रिलेशंस हो, कोई भी हो, दैट डजंट मैटर। बट आप किसी से तो बात करोगे ना। हम्म। तो जी। वो जब बात करेंगे तो वो कहते हैं ना, वो कंबाइंड स्टडीज करने से ज्यादा, जल्दी हाँ। काम होता है। उस हम्म। चीज का आपको उसका फर्क पड़ेगा। मैं मेरी बात समझा पाया जी। ना? जी। जी। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है इनको आपने ध्यान रखना है। हम्म। जैसे ये क्लैरिटी आएगा वो एक एक चीज आपको आराम से मिल जाएगी। ये किताब की पीडीएफ मिल गई आपको? जी। हाँ। एक का मिला। हाँ, बाकी मैं भेज दूंगा धीरे धीरे, नहीं तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उस लिंक पे जाके आपको सिर्फ डाउनलोड करना है। ठीक है जी। सर, जो आप भेजे इसमें से डीजीज वाला कौन सा है? जो मंत्र योग, भक्ति, नहीं, ये तो सिद्धि, हम कल आसन। डिस्कस करेंगे। ये तो 16 एलिमेंट्स हैं मंत्र योग के तौर पे। हम्म। और ये सर, मैं मतलब प्रैक्टिस कैसे करूंगा? जो हील आप बोले कि मतलब दोनों भी करना है, थ्योरी और हीलिंग। हीलिंग का प्रैक्टिस में तीन कैसे चीजें करूँ? हैं। तीन चीजें हैं जिसको आपने प्रैक्टिस करना है। एक तो डेली श्रीम लिखना है, हम्म। एनर्जी वही वाला को, मुझे आज डिस्कस है ना, करना था। एनर्जी को लिफ्ट करना है, अपने चक्रास में डालना है। फैमिली को जो है उसके चक्रास में डालना है, फैमिली मेंबर्स जो हैं आपके। और जितने भी हम्म। आपने बीज मंत्र लिखे हैं वो घर की ईस्ट डायरेक्शन में रख देना है टिल द टाइम आपके 1.25 लाख हो जाते हैं। जब आपके हम्म। 1.25 लाख हो गए तब आप नेक्स्ट डायरेक्शन में, ऐसे करके 9 डायरेक्शन जो हैं उनको हाँ। आप उसी तरह से अपने घर के तौर पे वो डिफाइन करते जाएंगे। हाँ। तीसरा चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है गाइडेड मेडिटेशन। रात को सोने से पहले एक मेडिटेशन एटलीस्ट रोज करना है, कोई सा भी करिए। भले ही चाहे आप हेडफोन लगा के 10-15 मिनट सुनते सुनते ही मेडिटेशन सो जाए, दैट डजेंट मैटर। हम्म। बट वो जी। बेसिक प्रोटोकॉल के तौर पे रात को सुबह जो है आपका, भले ही चाहे 10 मिनट का मेडिटेशन हो, वो जरूर होना चाहिए।
और हम्म। मेरे ऑलमोस्ट 1,000 से ऊपर गाइडेड मेडिटेशन मेडिटेशन। है, तो इसलिए आपको ये दिक्कत नहीं पड़ेगी कि जी मैं तो जी। बोर हो गई, मैंने एक ही मेडिटेशन करे जा रही हूँ, कब तक करूंगी। सो दैट वोंट बी द केस। और हम्म। हर मेडिटेशन एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ ही करा गया है कि ये लक्ष्मी जी के लिए है, ये हम्म। नेगेटिव एनर्जीज के लिए है, ये नवरात्र का मेडिटेशन है। अब नवरात्र के भी जो है 4-5 मेडिटेशन हो गए हैं। जी। तो ऐसे हम्म। करके वहां पर एक पूरी वेरिएशन है। जी। मैंने मंत्र 10 साल पहले क्या बोलता था, आज क्या बोल रहा हूं, दैट डजेंट मैटर। गाइडेड हम्म। मेडिटेशन इज अ प्योर इंटेंशन, जिस प्योर इंटेंशन में मैं यूनिवर्स के क्रिएटर से कनेक्ट कर रहा हूं। अब पहले मेरे को जो है दूर का ढंग से दिखाई नहीं देता था, चश्मा लगाया तो मुझे साफ साफ दिखाई देने लगा, दूरबीन लगाई तो और साफ दिखने लगा। तो विद माई स्पिरिचुअल जर्नी मुझे जो ईश्वर दिख रहा है, उसके जो एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं वो पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। बट वो मेरी जर्नी है। मेरी हम्म। जर्नी को जानने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। जी। जब आप उस रास्ते पे खुद चलेंगे तब आपको फायदा होगा। हम्म। तो आपने 3 स्टेप्स आइडेंटिफाई कर लिए, एक बीज मंत्र को लिखना, दूसरा जी। उस बीज मंत्र को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखना, तीसरा हम्म। रात को सोने से पहले गाइडेड मेडिटेशन हम्म। करना। इन जी। तीनों चीजों का प्रभाव आपकी स्कैनिंग एबिलिटी पे पड़ेगा। आप कोई भी चीज स्कैनिंग कर रहे हैं, जब आपने ये प्रोग्राम शुरू करा था लास्ट ईयर दिसंबर से ले ले, तब आप हम्म। कितना स्कैन कर पाते थे और आज आप कितना स्कैन कर पा रहे हैं, वो डिफरेंस, वो क्वालिटी, उसमें हर दिन फर्क आता जाएगा। बट फर्क आने का कारण उस बीज मंत्र को लिखना, उस गाइडेड मेडिटेशन को करना और उस मंत्र की ऊर्जा को पर्टिकुलर घर के एक सेक्शन में रखना। हम्म। इससे आपका एक एनवायरनमेंट बनता है। जी। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। तो ये 3 स्टेप ही हैं पूरे प्रोसेस में। धीरे हम्म। धीरे धीरे, और स्कैनिंग आपको किसी भी टाइम पर बंद नहीं करनी है। हम्म। तो ऑरा देखने की प्रक्रिया, अपनी ऑरा देखिए, बच्चों की देखिए, हस्बैंड की देखिए, घर की देखिए, सड़क पे चलते हुए किसी भी व्यक्ति की आप ऑरा देख सकते हैं। जो किसी मॉल में, स्टोर में जाके जहाँ सब्जियां रखी हैं, सब्जियों को स्कैन करके देखिए। जिन सब्जियों में, जिन चीजों में आपको गोल्डन कलर, गोल्डन पैटर्न्स दिख रहे हैं, जिन जगहों पे आपको गोल्डन पैटर्न्स दिख रहे हैं, पेड़ हो, पौधे हो, पानी हो, मछली हो, समुद्र हो, कोई सी भी चीज हो, हम्म। उस जगह कोई ना कोई यूनिक चीज है। गोल्डन कलर अपने आप नहीं दिखता। जहां हम्म। गोल्डन कलर आपको ऑरा स्कैनिंग में दिखना शुरू होगा, वो काम हम्म। की चीजें होंगी, काम की जगह होगी। हम्म। जी। और बाकी रोज के रोज करते जाएंगे वो। मतलब एक बार में तो, मतलब मैंने सिलेबस और वो सब कुछ बना रखा है, बट हम्म। हैव टू डिस्कस ईच पार्ट, सो दैट कि हम हम्म। अपनी जर्नी को डिफाइन कर सकें कि एज पर दिस हम्म। जर्नी, व्हेन वी स्टार्टेड, ईच हम्म। मंथ हाउ मच यू हैव गेन्ड। हम्म। एंड ऑब्जेक्टिव जी। यही है, जैसे आरती हीलिंग करती है कि दैट यू शुड बी हील एनीबडी हु इज इन ए आईसीयू विद इन 2 मिनट्स ऑफ टाइम। हम्म। ये एक बेंचमार्क है, क्योंकि मैंने अभी तक आरती से बेटर हीलर कोई नहीं देखा, तो मैं इसी बेंचमार्क को लेकर चलता हूँ कि हम 2 मिनट में हीलिंग करने की एबिलिटी अपने अंदर जागृत करें, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म। जी। एंड सेकंड पार्ट, उसका मेजरमेंट कैसे हो रहा है। तो एक डॉक्टर बनना और एक डॉक्टर की तरीके से बात करना, तो क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो थ्योरी, टीचर एंड प्रैक्टिकल। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है, उसमें कितना पार्ट हम डेली, वीकली, मंथली अटेन करते जा रहे हैं, दैट वी नीड टू डिस्कस। हम्म। क्योंकि हमारा जी। कोई ना कोई माइलस्टोन अचीवमेंट होना ही चाहिए। इस हाँ। महीने जी। मैंने ये चीज अचीव कर ली, इस महीने मैंने ये चीज अचीव कर ली, ये हमें डिफाइन करना बहुत जरूरी है। थ्योरी तो मैं 2 4 5 साल तक बोलता ही रहूंगा, थ्योरी हम्म। में मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो मेरा सब्जेक्ट डोमेन है। मैं 12 14 साल से पढ़ रहा हूँ, तो कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि जिस पर मुझे बात करने में दिक्कत हो। बट ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इस महीने के आधार पे, इस हफ्ते के आधार पे, इस दिन के आधार पे
मेरे भीतर प्रैक्टिकल एलिमेंट कितना बढ़ गया। प्रैक्टिकल एलिमेंट कितना कैसे होता है? मैं अपने चक्रास को देख सकती हूँ, अपनी ऑरा को देख सकती हूँ। मैं दूसरे के चक्रा को देख सकती हूँ, दूसरे की ऑरा को देख सकती हूँ। मैं उनसे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अटेन कर सकती हूँ। एंड फाइनली उस मेजरमेंट में मैं उस ऑरा को चेंज कितना कर पा रही हूँ। इसलिए हम पहले ये बोलते हैं कि आप पहले अपनी ऑरा को बढ़ाओ, अपनी एनर्जी को बढ़ाओ। जब वो हो जाएगा तब हम नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। ठीक है जी, हम्म। तो चलिए फिर अब। जी। नहीं सर, मुझे और आप पूछना था कि ये तो स्ट्रीम तो डेली लिखना है। और आप मतलब बताए थे कि जो और भी सारे जो मंत्र देते हीलिंग के मंत्र, मतलब जो अच्युत आनंद गोविंद गायत्री महामृत्युंजय एक दिए थे, अभी जो दिए हॉरोस्कोप, नवग्रह हीलिंग और जाम्बवत विद्या, वो सारे भी एवरीडे करना है? नहीं 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 नहीं, एवरीडे सिर्फ स्ट्रीम होना है। उसको तो और एक बार 9 टाइम्स एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें 9 टाइम्स एक मंत्र को लिख लीजिए। और वो मंत्र हम्म, किस लिए यूज हो रहा है, क्या क्या चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व है, वो हर हम्म, चीज तो आप नहीं लिख सकते ना उतना। नहीं नहीं। आप जी। श्रीम को ही एक बेंचमार्क बनाइए। और जो गायत्री महामृत्युंजय आप बोले थे कुछ कि भी, रेस्ट एवरीथिंग नीड नॉट टू बी रिटन मोर देन 9 टाइम्स। एक कागज या एक कॉपी जो भी आपकी मंत्र की है, उसमें हम्म, उस मंत्र को लिखिए हम्म, और 9 टाइम्स लिख लीजिए। जब कभी आपको उस मंत्र से रिलेटेड कोई भी एनर्जी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, कॉपी को खोला, उसकी एनर्जी उठाई, उसमें डाल दी। हम्म। मंत्र तो बहुत बड़ा व्यापक वो है उसका। आपको सिर्फ ये नहीं, देखना है आप डुएबल डोमेन में कितना कर रहे हैं। आपका टारगेट हम्म, होना चाहिए इस एक साल में आपके जो हैं वो 9 पुरुष चरण पूरे हो गए। हम्म, जी, ये आपका टारगेट होना चाहिए, और उसको हम्म, उतनी बारी करते जाइए, उतनी हम्म, ही इंटेंशन से, उतनी ही पॉजिटिविटी से। तो जब आप उस तरह से करेंगे तो फिर वो दिक्कत नहीं आएगी। और और हजारों जो आप मंत्र हैं, जो, हाँ, हाँ, उसमें आप जो हजारों मंत्रा सीट देते हो वो तो बहुत सारे, मतलब 21 टाइम्स ऐसे करके लिखा है, वो डायरेक्ट मतलब डाल सकते, वो तो लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, यस। मेरे तो इमेज अपने आप में सफिशिएंट है। मैं कोई भी मंत्र अगर इमेज के तौर पे शेयर कर रहा हूँ हम्म। तो वो तो अपने आप में सफिशिएंट है। नहीं, देखिए, आप मेरा मतलब मेरा जो जो, कहने का हाँ, ऑब्जेक्टिव है, मैंने हाँ, आज से 14 साल पहले जब जर्नी शुरू करी थी तो मैं हम्म, श्रीम लिख रहा था। हम्म, आपको मेरे 14 साल को एक साल में कवर करना है। जी, तो जो कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको यूज करके मेरे बदले आपको 14 साल बिताने की जरूरत नहीं है। हम्म, जी, आपको सिर्फ एक साल लगाना है। उस एक साल में आपके अंदर मेरे एक्सपीरियंस को यूज करके जो डेक्सटेरिटी है उसको देखना है। हम्म, मैं मेरी बात समझा पाया ना? जी, तो लेकिन आपको जो क्लास के अलावा जो चीजों पे मेहनत करना है वो बहुत डिफाइंड होना हम्म, चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव पूरी बात का यही है। जी, अगर मैं कहानी सुनाता रहूं और आप सुन रहे हैं, उससे जी, आपका भला नहीं होगा, मेरा भी भला नहीं होगा। मेरा हम्म, भला तब होगा जब आप उसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। आप आरती के जैसा 2 मिनट में हीलिंग करने में आपको टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा ये आप खुद कितने मन से श्रीम लिख रहे हैं, कितने मन से गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं, कितने मन से वो क्वांटिटी ऑफ बीज मंत्र को लिख रहे हैं, उन हम्म, सब पर वो चीज डिपेंड करेगी। हम्म, तो एज ए हीलर आपका कितना एबिलिटी रोज के रोज इंक्रीज हो रहा है, दैट विल सेट द पेस। तो कल जब हम करेंगे तब ये सारे पॉइंट्स को हम कवर अप करेंगे। आई बेसिकली कॉल एज गोल सेटिंग, टाइम टेबल प्लानिंग एंड हम्म, ऑल दैट पार्ट, जिसमें हम जी, अपना लर्निंग के माइलस्टोन को डिफाइन करते हैं। जी। सर, आप और एक बार बोले थे, मतलब सुबह उठ के पहले मतलब आपने चार्ट के ईच हाउसेस को हील करना है, वो हाँ, वो करेंगे, या फिर आप जो नवग्रह मंत्र दे वो भी तो सेम थिंग है ना? एनीथिंग,
एनीथिंग, सब में एक ही एंटिटी है। हम्म। नवग्रह मंत्र के अंदर भी श्रीम है, और सेम। श्रीम जो है वो हर हर चीज में श्रीम है। इसमें स्ट्रीम है, श्रीम हाँ। मास्टर कार्ड है, मास्टर की है। इट हम्म। डजेंट मैटर एट ऑल। किसी भी चीज से हाँ। हीलिंग करिए, हम्म। अल्टीमेटली आप सुपर डिवाइन से ही कनेक्ट हो रहे हैं। हम्म। ये तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये वेरिएशन भी इसलिए बता रहा हूं बिकॉज जब कभी एक पर्टिकुलर डोमेन के हम्म। रिजल्ट किसी को ना मिल रहे हो, तो हम्म। आपको उसकी अप्रोच पता होनी चाहिए। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको कैसे बोलता हूँ, जैसे हमारे किसी पेशेंट को कैंसर है, बाय जी। डिफॉल्ट किसी भी पेशेंट को कैंसर है। कैंसर जो है वो क्रोध उसका कारण है। क्रोध में इच्छा ना पूरा होना वो है। हाँ, तो हम्म। ठीक, अब इच्छा पूरी नहीं हुई, क्रोध आ गया। क्रोध आने से लिम्फेटिक सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम के डिस्टरबेंस से कैंसर हो गया। बेस पार्ट हो गया। अब ये व्यक्ति अपने अंदर की आवाज ढंग से नहीं सुन रहा, उसकी इंटेलिजेंस ऑब्स्ट्रक्टेड है। यही तो सिचुएशन हुई ना। हम्म। जी। जब ये वाली सिचुएशन हुई कि उसकी अपनी इंटेलिजेंस ऑब्स्ट्रक्टेड है, वो अपने अंदर की आवाज को भी खुद नहीं सुन रहा, तो उसके हम्म। कान में मैल होगा। जब कभी कोई भी व्यक्ति रैंडमली कैंसर पेशेंट के तौर पे आपके सामने आता है, आप हम्म। सबसे पहले वो चेक करने को बोलिए कि पहले आप अपने कान का मैल जाके साफ करवाओ। वो होगा ही होगा। तो जब हम फिजिकल सिम्टम्स को डिजीज हम्म। के सिम्टम्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी इसलिए जरूरी होती है। पेशेंट के अंदर क्या क्या चल रहा है, अगर उसका आपको जानकारी नहीं है और आप सिर्फ हीलिंग हम्म। करते जा रहे हैं। हम्म। एक एक बच्चे के पेट में दर्द हो रहा था और वो रोए जा रहा था, तो जो मदर थी वो हीलिंग जानती थी, वो हीलिंग ही करती जा रही थी बार बार। मैंने, क्या हो गया? बोले जी इसके पेट में दर्द हो रहा है, मैं इसके मणिपुर चक्रा को बहुत देर से हीलिंग कर रही हूँ फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा। मैंने कहा मैडम जी उसको ठंड लग गई है, जायफल लो घिस के उसकी नाभि पे लगा दो। आप उठना ही नहीं चाह रहे कि कौन उठेगा, कौन जायफल घिसेगा, कौन पेट पे लगाएगा। तो वो बोले तो फिर हीलिंग का क्या फायदा है? मैंने कहा हीलिंग जो है वो बड़ी कीमती चीज है, छोटी छोटी चीजों में उसको खर्च नहीं करते। जब कुछ नहीं हो तब आप हीलिंग हम्म। करके रिजल्ट ले सकते हो, बट जो चीज इमिजिएटली आपको समझ में आ रही है आप उसको तो देखोगे ही ना। ये थोड़ी है कि हम्म। मेरे पास हींग आ गई तो मैं हर चीज में हींग ही लगाए जा रहा हूँ। हम्म। तो प्राइमरली जितने भी हीलर्स हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम है कि उनको ये नहीं पता कि बीमारी है क्या, क्यों है। तो जब कॉजेटिव फैक्टर्स को ही वो एड्रेस नहीं कर रहे, तो वो बीमारी को सॉल्व हम्म। कैसे करेंगे? हम्म। हम्म। और पैसे कितने भी मांग सकता है एक हीलर। मैंने हम्म। आज तक जितने भी लोग देखे, वो हीलिंग करने के कितने पैसे मांग रहे हैं इसका कोई मतलब कोई कोई बैलेंस जस्टिफिकेशन नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको पढ़ना चाहिए। डॉक्टर पढ़े नहीं पढ़े आपकी जिम्मेदारी है पढ़ाई करना। ठीक है जी। हम्म। चलिए फिर कल कवर करते हैं। हम्म। रात के टाइम एक। पे ना हम आधे हाँ। घंटे से ज्यादा का नहीं रखेंगे अपना। हाँ अभी, हाँ अभी। है ठीक ना? है। हाँ, 8 AM में करेंगे आज, आज से। अभी भी मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। हाँ। आप थोड़ी देर पहले मैसेज डाल दीजिए कि हाँ आई एम रेडी फॉर इट द क्लास, हम क्लास कर लेंगे। जी। थैंक यू सर, नमस्ते। राइट जी, ओके जी, टेक केयर।